नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र। आज हम बैराट कलकत्ता शिलालेख जिस स्थान से हमको प्राप्त हुआ था उस स्थान का भ्रमण करेंगे और कैसे आप यहां पर पहुंच सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। चलिए चलते हैं दोस्तों। हम यहां पर अभी बैराट नगर जो एक तहसील प्लेस है, राजस्थान के जयपुर ज़िले के अंतर्गत यह तहसील आती है। यहाँ पर डूंगरी पहाड़ी, एक्चुअली डूंगरी पहाड़ी का ये लोकल नाम है, स्थानीय नाम है, से लोग पहाड़ी को डूंगरी के नाम से पुकारते हैं। और जहाँ पर शिलालेख प्राप्त हुआ था उस जगह को वह बीजक की डूंगरी अर्थात जहाँ से बीजक प्राप्त हुआ, बीजक अर्थात पत्थर पर लिखा हुआ शिलालेख, पत्थर पर लिखा हुआ अभिलेख, उसे बीजक कहते हैं। और बीजक इस पहाड़ी से प्राप्त हुआ था। यह बीजक, यह शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता के म्यूज़ियम में स्थित है। यह एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी है। हम इस पहाड़ी के ऊपर धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। आपको ऊपर जो धूप, सुबह की जो धूप निकल रही है वह दिखाई दे रही होगी। सुनहरी धूप पहाड़ी की ऊपरी चोटियों से टकरा रही है, तो पहाड़ी की ऊपरी चोटियां सुनहरी दिखाई दे रही हैं, सुनहरी दिखाई दे रही हैं। और पहाड़ी की ऊपरी छोर पर यह हमें स्तूप के अवशेष, यहाँ पर चैत्य विहार के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ जो चैत्य विहार है वो सम्राट अशोक कालीन है। चैत्य विहार का जो ऊपर का जो आवरण रहा होगा, ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन रहा होगा, ऊपर का जो निर्माण रहा होगा, हो सकता है कुछ छत इसकी लकड़ी की रही हो, पिलर रहे हो। वर्तमान में जो नीचे का जो बेस है वह हमें देखने को मिलता है। और सम्राट अशोक के शासनकाल में यह इस चैत्य विहार का निर्माण किया गया था। ऊपरी भाग में स्तूप के अवशेष हैं, स्तूप का निर्माण किया गया था। ये पूरा क्षेत्र बहुत प्राचीन है, बहुत खूबसूरत है। इस क्षेत्र को ऊपरी भाग से देखने पर हमें स्तूप जो चैत्य विहार है वह बहुत खूबसूरत नज़र आता है। और ऊपरी भाग से क्षेत्र का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। आप यदि यहाँ पर जाएंगे तो सुबह सुबह के मौसम में आपको यहाँ पर एक असीम शांति प्राप्त होगी, एक असीम शांति आपको महसूस होगी। जो भगवान बुद्ध के समय काल से, सम्राट अशोक के निर्माण काल से इस स्थान पर जो शांति कायम है, जो वहाँ के वातावरण में जो आबो हवा में शांति कायम है, वह आज भी आपको महसूस हो सकती है, महसूस आप कर सकते हैं। एक ऊपरी भाग में जो पत्थर का स्ट्रक्चर है ये स्तूप का भाग हो सकता है। और आसपास मोनेस्ट्री के अवशेष आपको देखने को मिल जाएंगे। अवशेष वहाँ पर स्थित है। जो यहाँ पर ईंट का प्रयोग किया गया है वह मौर्यकालीन ईंट है, चौड़ी और चपटी ईंट है, यह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक्चुअली ये जो स्थान है बहुत ही रमणीक है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों पर छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं। सुबह सुबह के मौसम में जाओ आप तो लगता है धुंध सी आसपास वहाँ छाई रहती है। नवंबर का मौसम एकदम, नवंबर स्टार्टिंग का दिसंबर का मौसम बहुत ही अनुकूल मौसम और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है। यहाँ से जो हमें जानकारी मिलती है, जो यहाँ से हमें जो शिलालेख प्राप्त होता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख आपको देखने को मिलेगा। इस शिलालेख को मैं यहाँ पर वाचन करता हूँ और आप इस शिलालेख के वाचन के बाद हम इसको ट्रांसलेशन भी बताएंगे। और इस ट्रांसलेशन के से आप समझेंगे कि ये शिलालेख कितना महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक इस शिलालेख में मगध शब्द का प्रयोग करते हैं। मगध लाजा, मगध लाजे, लाजा मगध अर्थात मगध के राजा हैं। प्रियदसी लाजा मागधे संघंग अभिवादे तूनंग, अर्थात जो प्रियदसी लाजा है मगध के, वो संघ को अभिवादन करते हैं। अभिवादितून आहा, अभिवादन करने के लिए कहते हैं। अपाबादतंग चा फासु बिहलातंग चा, अर्थात अपाबादतंग चा फासु बिहलतंग चा,
बाधा रहित सुखद और आसान आरामदेह विहार करने के लिए कहते हैं। ऐसा विहार करें जो सुखद हो, बाधा रहित हो और आरामदेह हो। आगे कहते हैं विदिते वे भंते आव तके, हमा बुद्ध सी धम्म सी संग सी, ती गालवे चंग प्रसादे चा विदिते भंते। अर्थात भंते गण को विदित है कि बुद्ध धम्म संघ में मेरी दृढ़ निष्ठा और दुर्ग की भांति मजबूत विश्वास है। ऐसा संबोधन भंतेगण को करते हुए सम्राट अशोक कह रहे हैं। भंतेगण को विदित है बुद्ध धम्म संघ में मेरी निष्ठा दृढ़ और दुर्ग के भांति मजबूत है। भगवता ये ते किंची भंते, इस प्रकार भंतेगणों ने भगवत बुद्ध के द्वारा भगवता बुद्धेन भासिते सर्वे से शुभा भासिते, भगवत बुद्ध के द्वारा कहे जो गए वचन है, जो दोहराए गए वचन है वह शुभ वचन है। सुभाषिते बुद्ध वचन भाषिते और सुभाषिते सुवचन है। ये चूखो भंते हमियाए दिश्या हे वंग सधम्मे, चिल ठिति के होसतीति अलहामी हक्कंगता बातवे। वास्तव में भंतों ने जो बुद्ध वचन कहे हैं, जो भगवान बुद्ध के बुद्ध वचन यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, वह हर तरफ हर दिशा में फैले। सद्धम्म चिरायु होने की वह राजज्ञा यहाँ पर दे रहे हैं। सम्राट अशोक यहाँ पर राजज्ञा दे रहे हैं कि वो सद्धम्म चिरायु हो और चारों ओर फैले। इमानी भंते धम्म पलियानी विनय समुस्के, अलिये बसाणी अनगत भयानी मुनिगाथा, मौने सूते उपतस पसीने एचा लागूलो बादे, मूसा बादंग अधिगिच्चंग भगवता बूधेन भासती। नो यहाँ पर एक्चुअली 7 महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र हमें देखने को मिलता है और इस 7 महत्वपूर्ण किताबों में से बहुत सी किताबें वर्तमान में उपलब्ध हैं और कुछ जो नामकरण यहाँ पर हमें देखने को मिला है वो वर्तमान त्रिपिटक है, उसके कुछ भागों अंतर्गत पुस्तकें सम्मिलित होंगी ऐसा मानता हूँ। मैं इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इमानी भंते धम्म पलयानी विनय समुस्के अलिये बशाणी, अनागत भयानी मुनिगाथा, मौने सूते उपतिस पसीने ये चाला घूलो बादे, मूसा बादंग अधिगिच्च भगवता बुधेन भासती, एतानी भंते धम्म पलयानी इच्छामी। किंती भौके भिखु पाय चा भिखुनिये चा, अभी खिन्नंग सुनेयु चा उपधारियु चा। यहाँ पर 7 महत्वपूर्ण किताबों का उल्लेख इस शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। 7 महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो पुस्तक का यहाँ पर विवरण दिया गया है वह है विनय समुस्के। विनय अर्थात विनय, समुस्के अर्थात संग्रह। विनय का संग्रह वाली जो पुस्तक है जो वर्तमान में विनय पिटक के नाम से मौजूद है, वर्तमान में जैसे हम विनय पिटक के नाम से जानते हैं, विनय समुस्के सबसे ऊपर यहाँ पर लिखी गई किताब है। भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसमें भी भगवान बुद्ध विनय को सबसे ऊपर रखते हैं, फिर सुत्त पिटक को रखते हैं, उसके बाद अभी धम्म पिटक आता है। अर्थात भगवान बुद्ध धम्म से ऊपर विनय को रखते हैं। अर्थात आचरण आपका अच्छा होगा, विनय आपका मजबूत होगा तो धम्म की नींव मजबूत होगी, ऐसा मानना है और ऐसा हकीकत भी है। इसलिए सम्राट अशोक भी जो त्रिपिटक में लिखा हुआ है उसी भांति या पत्थर पर जो किताब लिख रहे हैं, पत्थर पर जो आदेश दे रहे हैं, उसमें भी विनय समुस्के लिख रहे हैं। विनय समुस्के ऊपर सबसे ऊपर। अलिये बसा अनागत भय मुनिगाथा, मौने सूत्र उपतस पसीने लघुलोबाद,
अर्थात इसमें से विनय समुस के विनय पिटक हो गया। मुनि गाथा को आप धम्पद गाथा संबंधी अन्य ग्रंथों से लिंक्ड कर सकते हैं। मौने सूत्र ये सुत्त पिटक है, अर्थात विनय समुस के मुनि गाथा और मौने सूत्र ये 3 पुस्तक वर्तमान में थोड़े से अपभ्रंश इनके नाम में बदलाव हुआ है और मौजूद है। बाकी अलिये बसा, अनागत भया और उपतस पसीने लागुलो बादंग, ये 4 पुस्तक किसी न किसी रूप में त्रिपिटक में शामिल हैं, या हो सकता है कुछ भाग इसमें से मिसिंग हो। जो लगुलो बादंग मसला जो मूषा बादंग जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति के लिए अर्थक से एक संग्रह था, एक अलग से ग्रंथ था लगुलो बाद, वह वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। झूठे वादों को त्याग कर जो बुद्ध वचन है उनके धम्म पालन करने के लिए यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं। आगे कहते हैं, मेरी इच्छा है भंते भगवत बुद्ध के वचन अनुसार धम्म का पालन कराए। अर्थात जो भंतेगण हैं वो जनता से भगवान बुद्ध ने जो वचन दिए हैं उन अनुसार उनका पालन करवाया जाए। बहुत से भिक्षु समूह और भिक्षुनियाँ निरंतर प्रति क्षण श्रवण करें, सुने, उपधारण करें और फैलाएं, ऐसा राजज्ञा सम्राट अशोक अपने शिलालेख में दे रहे हैं। यह जो धम्म फैलाने की बात कह रहे हैं अगली लाइन में कहते हैं, एवं मेवा उपासका चा उपासिका चा, अर्थात यही कार्य उपासक और उपासिका को भी करना है। एतेनी भंते ईमंग लिखा पयामी अभिप्रेतंग मैं जानन्तु थी, इसलिए भंते मेरे द्वारा लिखवाई गई राजज्ञा से मेरे अभिप्राय को जाने, अर्थात जो राजज्ञा यहाँ पर लिखवाई गई है उसका अभिप्राय को समझे। भगवान बुद्ध के जो वचन है, जो भगवान बुद्ध का धम्म है, उसको न केवल भिक्षु भिक्षुनिया की जवाबदारी है उसको फैलाने की, बल्कि उसे आम आदमी जो है उपासक उपासिका है भाई भी फैलाए। और उससे नेक कार्य में सम्राट अशोक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक धम्म पहुंचाने के लिए अपने शिलालेखों के माध्यम से, अपने राजज्ञाओं के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहे हैं, धम्म को फैला रहे हैं। इस तरह यहाँ पर जो शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कैलकाटा बैराट शिलालेख के नाम से ज्ञात है, और इस शिलालेख की जो मूल प्रति है, जो मूल अस्तित्व है इसका, वह कोलकाता में रखा हुआ है। और ये शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है और ये शिलालेख राजस्थान से प्राप्त हुआ है, कैलकाटा बैराट। और यहाँ पर जो एक्चुअली चैत्य विहार हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चैत्य विहार इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें इसका जो गोलाई जो आकार है, व्यास वाला आकार जो है, वो बाद में हमें अन्य स्थापत्य कलाओं में देखने को मिलता है। तो यह जो स्तूप है, जब आप यहाँ पर जो चैत्य विहार है, कभी आप इस स्थान पर आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। और आप इस स्थान से वाकई बहुत ही अट्रैक्शन आपको प्राप्त होगा और आप इस अट्रैक्शन के ज़रिए इस स्थान से जुड़े रहेंगे। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की भांति आपके लिए हमेशा पुरातात्विक जो हमारी धरोहर उससे जोड़े रखेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और इस बहुत महत्वपूर्ण स्थल को हमें संजो कर रखना हमारी जवाबदारी है। यहाँ पर आर्कियोलॉजी जो विभाग है, जो पुरातत्व विभाग है, उसने यहाँ पर एक जानकारी भी इस उत्खनन स्थल के बारे में दी है। सम्राट अशोक के 2 शिलालेख 3वीं सदी के यहाँ से प्राप्त होने का जिक्र करते हैं। और यहाँ पर जो उत्खनन है 1935-36 में करवाया गया था। यहाँ पर पक्की ईंटों का बना एक मौर्यकालीन वृत्ताकार चैत्यगृह, जिसका जो व्यास है 8.23 मीटर, जिसमें एकांतर से 26 अष्टकोणीय लकड़ी के स्तंभ भी लगे थे, प्रकाश में आया है, ऐसा वह जानकारी दे रहे हैं। बौद्ध विहार के भी अवशेष प्रकाश में आए हैं, जिसमें कुल
खुले प्रांगण के चतुर्दिक कक्षों की दोहरी पंक्ति यहाँ पर विद्यमान है। यह जो स्थल है वो न केवल मौर्यकालीन स्थापत्य कला, बल्कि यहाँ पर जो भगवान बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं, जो अवशेष हैं, यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और न केवल ये भारत के आगे की संस्कृति जो थी, आगे की जो आने वाला समय था, उसको कई हजारों वर्ष तक प्रभावित करने वाला ये स्थान आज भी अपनी गौरव गाथा गा रहा है। आप कभी वहाँ पर जाएं तो उस स्थान पर ज़रूर जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप एक अनुभूति, जो आत्म अनुभूति महसूस करेंगे वहाँ के वातावरण में, वहाँ की मिट्टी में, वहाँ के इवन जनमानस में, वहाँ के जो कल्चर वर्तमान में विद्यमान है उसमें भी आप बुद्धिस्ट और मौर्यकालीन छाप आप आसानी से महसूस कर सकेंगे। ये इस स्थान की खूबी है और ये स्थान वर्षों तक हमें अपने जो गौरव गाथा, जो गौरव उस स्थान को हासिल था, उस गौरव से हमें परिचित करवाते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद।